नरेंद्र कुमार कुलमित्र, सहायक प्राध्यापक, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कवर्धा। आप सभी का आज के इस अध्यापन में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, हमने इसके पहले हिंदी साहित्य के जो आधुनिक काल है उसके अंतर्गत भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद और प्रगतिवादी युग के स्वरूप, उसकी विशेषताएं और उन युगों के रचनाकारों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम एमए हिंदी द्वितीय सेमेस्टर के तृतीय इकाई के अंतर्गत आज एक नए विषय को लेकर मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, जिसका टॉपिक है प्रयोगवाद और नई कविता। आज हम इसी टॉपिक पर, इसके स्वरूप पर, इनकी प्रवृत्तियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, हिंदी काव्य में जो प्रयोगवाद है, इसका प्रारंभ सन 1943 ईस्वी से माना जाता है। 1943 ईस्वी में ही सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने तार सप्तक नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। मित्रों, यूँ तो जो प्रयोग है काव्य में, साहित्य के क्षेत्र में हमेशा होते रहा है, किंतु जो प्रयोगवादी काव्य का जो श्री गणेश हम इस तार सप्तक नामक पत्रिका के प्रकाशन से ही मान सकते हैं। और इस काल की कविताओं को प्रयोगवादी कविता या प्रयोगवादी रचना इसलिए भी कह सकते हैं या कहा गया, क्योंकि ये कविताएं जो परंपरा से चली आ रही कविताओं से ज़रा लिख से हट कर के थीं। क्योंकि इस समय की जितनी भी कविताएं लिखी गईं, उन कविताओं में संवेदना के स्तर पर नई सोच थी, भावबोध नए थे, शिल्प के क्षेत्र में नए प्रयोग किए गए थे। तो हर क्षेत्र में नए प्रयोग होने के कारण इन्हें प्रयोगवादी कवि कहा गया और इनकी रचनाओं को प्रयोगवादी रचना कहा गया। ये प्रयोगवादी कवि प्रयोग पर विश्वास करते थे। ये चाहे भाषा के क्षेत्र में प्रयोग हो, उपमान के क्षेत्र में प्रयोग हो, शिल्प के दृष्टि से नए प्रयोग हो, काव्य वस्तु के क्षेत्र में नए प्रयोग हो, ये सभी क्षेत्रों में नए नए प्रयोग करते थे। यद्यपि जो अज्ञे जी हैं, जो प्रयोगवाद के, जिन्हें हम जन्मदाता या जनक भी कहा जाता है, प्रवर्तक थे, इन्होंने प्रयोग को साधन मानते हुए एक जगह लिखा है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं वरन वह साधन है। तो कुल मिलाकर के प्रयोगवादी जितने भी कवि हुए, अपने व्यक्तिगत सुख दुख को, व्यक्तिगत संवेदनाओं को इन्होंने बिल्कुल नए ढंग से प्रस्तुत किया। इस समय के कवियों में खास करके मध्यवर्गीय जो समाज है, उनके जीवन में जो ह्रास हुए या ह्रासोन्मुख जीवन है उनके, उसको उन्होंने नए ढंग से चित्रित किया। इनकी कविताओं में जो है भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता अधिक दिखाई पड़ती है, और जीवन की जितनी भी निराशा, कुंठा, अनास्था, ये सारे विचारधारा हैं, उनको इन्होंने, जड़ता, संघर्ष, ये सबको इन्होंने अपनी कविता में स्थान दी। इनकी कविताओं में कहीं कहीं हमें दमित काम वासना के भी जो चित्र है वो उपलब्ध होते हैं। तो
उसके बाद हम देखते हैं ये प्रयोगवाद के ही कुछ समय अंतराल पश्चात जो प्रयोगवादी कवि और प्रयोगवादी रचनाएं हैं उनका कहीं न कहीं परिणति एक नई कविता के रूप में हो जाती है। इस संबंध में एक डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी के विचार को कोट करना चाहूँगा, जिन्होंने बहुत बढ़िया लिखा है दोनों के संबंध में। पहली चीज़ तो ये कि उन्होंने कहा है कि ये दोनों विचारधारा यानी प्रयोगवाद और नई कविता ये एक ही धारा की विकास की दो अवस्थाएं हैं। सन 1943 से 1953, ध्यान देंगे, सन 1943 से 1953 ईस्वी तक की कविता में जो नवीन प्रयोग हुए, नई कविता उन्हीं का परिणाम है। यानी जो नई कविता है उसकी शुरुआत ही प्रयोगवाद के रूप में हुई थी और उसी प्रयोगवाद काव्यधारा की जो विकसित अवस्था है वो नई कविता है और आरंभिक अवस्था प्रयोगवाद है। तो इस तरह से हम प्रयोगवाद और नई कविता में कोई निश्चित तौर से सीमा रेखा तो नहीं खींच सकते, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि 1943 से 53 तक की कविताओं को हम प्रयोगवादी कविता और 1953 के बाद की जो कविता है, 1953 में ही जगदीश गुप्त जी ने नई कविता नामक जो पत्रिका निकाली थी, इसको हम प्रयोगवाद और नई कविता के बीच की सीमा रेखा मान सकते हैं। तो प्रयोगवादी जो कवि हुए उन्हें 4 जो तार सप्तक पत्रिका है उसमें एक तार सप्तक पत्रिका में 67 कवियों, प्रतिनिधि कवियों को लिया गया था और उनकी रचनाओं को प्रकाशित किया गया था। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पहले तार सप्तक का प्रकाशन सन 1943 ईस्वी में अज्ञे जी के संपादकत्व में हुआ इसका प्रकाशन, जिसमें 7 कवि थे, अज्ञे, नेमी चंद्र जैन, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे और गिरिजा कुमार माथुर जी। जो दूसरा तार सप्तक है 1951 ईस्वी को, इसमें जो 7 कवि थे वो हैं हरिनारायण व्यास, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, शकुंतला माथुर, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह और भवानी प्रसाद मिश्र जी। तीसरे तार सप्तक का जो प्रकाशन हुआ था 1959 ईस्वी में, इनमें 7 कवि थे, वो हैं कुंवर नारायण जी, केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, विजय देव नारायण शाही, कीर्ति चौधरी, प्रयाग नारायण त्रिपाठी और मदन वात्स्यायन। और चौथे और आखिरी तार सप्तक जिसका प्रकाशन 1979 में ईस्वी में हुई, इसके 7 कवि थे, अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे और स्वदेश भारती जी। तो ये सभी प्रयोगवादी कवि हुए और जो प्रयोगवादी कवि हैं वही कवि कहीं न कहीं नई कविता में भी थे। यदि नई कविता में रचना करने वाले कवियों के नाम मैं कहूँ तो हैं कुंवर नारायण जी, दुष्यंत कुमार जी, अजीत कुमार, प्रभाकर माचवे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, कीर्ति चौधरी, लक्ष्मीकांत वर्मा, बालकृष्ण राव आदि, ये सब हैं। तो हम इन प्रमुख जो रचनाकार हैं उनकी रचनाओं के बारे में आगे चर्चा करेंगे। पहले आइए जानते हैं
ये प्रयोगवादी जो कविताएं थी और नई कविताएं हैं, इनकी जो विशेषताएं हैं, इनकी जो प्रवृत्तियां हैं लगभग समान थी, क्योंकि दोनों ही काव्य धारा में कोई विशेष अंतर नहीं थी। तो कमोबेश जो प्रयोगवादी कविताएं हैं उनकी प्रवृत्तियां और नई कविता की प्रवृत्तियां समान ही हैं। तो आइए हम इन दोनों काव्य धाराओं की जो काव्य प्रवृत्ति है उसके बारे में जानें। तो पहली जो प्रमुख विशेषता है वो है नवीनता। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि जो प्रयोगवादी कवि और नई कविताओं में नयापन है, ये भाव, विषय, शिल्प सभी दृष्टियों से ये परंपरा से चले आ रही प्रथा का ये लोग विरोध करते हैं और अपने भाव बोध में और शिल्प क्षेत्र में नवीनता का प्रयोग करते हैं। अज्ञे जी ने जो प्रयोगवादी कवि हैं उनको नई राहों के अन्वेषी का नाम दिया। मतलब एक नए रास्ता, एक नए प्रयोग की तलाश करते हुए ये कवि दिखते हैं। तो नए जो कवि हैं ये नवीन मूल्यों की स्थापना करने में थोड़ा उत्साहित नज़र आते हैं और अतीत को विस्मृत कर देना चाहते हैं। मुद्रा राक्षस जी की एक काव्य पंक्ति देखें, सुने। आओ हम उस अतीत को भूलें और आज की अपनी रग रग के अंतर को छू लें। ये मुद्रा राक्षस जी की कविता है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि नई कविताओं में, प्रयोगवादी कविताओं में चाय की प्याली, शायरन, रेडियम की घड़ी, चूड़ी का टुकड़ा, मतलब हमारे आसपास जितने भी बिखरे हुए हैं चीज़ें, उनको लेकर के उपमान इन्होंने बनाए। गरम पकौड़ी, एक उदाहरण अज्ञे जी की देखिए। मूत्र सिंचित मृत्तिका के वृत्त में, मूत्र सिंचित मृत्तिका के वृत्त में 3 टांगों पर खड़ा नत ग्रीव धैर्य धन गधा। ये है। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है बौद्धिकता। हम जहाँ तक जानते हैं परंपरागत जो हमारी कविता है, कविता भावना प्रधान होती है। सो हमारी कविताओं में भावना की प्रधानता होती थी। तो कहीं न कहीं इस भावनागत प्रधानता को त्याग कर जो प्रयोगवादी और नई कविता के जो कवि हुए वो बौद्धिकता को ज़्यादा स्थान दिए। ये जो नई कवि हैं, ये पाठकों के हृदय पक्ष को आंदोलित करने के बजाय उनकी जो बुद्धि है उसे ज़्यादा झकझोरना पसंद करते हैं। और इसी का परिणाम है कि जो इन कविताओं में अतिशय बौद्धिकता होने के कारण ये कविताएं कहीं न कहीं हमें थोड़ा निरस या रसहीन प्रतीत होता है। इन कविताओं में साधारणीकरण की क्षमता कम नज़र आती है। तो डॉक्टर देवराज की यहाँ पर एक मैं कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगा। मेरी विशाल बुद्धि सूर्य चंद्र तारों के ताप वेग नाप रही। मेरी विशाल बुद्धि सूर्य चंद्र तारों के ताप वेग नाप रही। मेरी अतर्क शक्ति जल थल समीर व्योम विद्युत को चाप रही। तो ये है डॉक्टर देवराज जी की पंक्तियाँ। इसके अतिरिक्त इस काल की कविता में हम तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता पाते हैं, वो है अतिशय व्यक्तिकता। तो प्रयोगवादी और नई कविता दोनों की एक प्रमुख प्रवृत्ति रही है, वो है अतिशय व्यक्तिकता की प्रधानता। इन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन के सुख दुख को काव्य का विषय बनाया। इनकी कविताओं में हमें इनके निजी जीवन के जो सत्य है वही दिखाई पड़ते हैं।
यद्यपि छायावादी और भारतेंदु की कविताओं में हमें व्यक्तिकता नज़र आती है, लेकिन प्रयोगवादी युग के कवियों ने व्यक्तिकता में अच्छे व्यक्तिकता कहीं कहीं हमें नज़र आती है। मतलब एकदम निजीपन को, अपनी एकदम निजी क्षण को इन्होंने लिखा है। जैसे भारत भूषण अग्रवाल जी की हम कविता देखें, साधारण नगर के एक साधारण घर में मेरा जन्म हुआ, बचपन बीता अति साधारण, साधारण रहन सहन साधारण खान पान। इसके पश्चात हम देखते हैं इस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, चौथी विशेषता है, वो है क्षणवादिता। जो प्रयोगवादी कवि हुए हैं, इन्होंने इनके रचनाओं में हमें क्षणवादी जीवन दर्शन दिखाई पड़ते हैं। ये ज़्यादा कल पर विश्वास करते हुए नज़र नहीं आते हैं, इनको भविष्य पर भरोसा नहीं होता है। ये वर्तमान को ही सब कुछ समझकर उस वर्तमान को ही जी लेने और वर्तमान को ही भोग लेने की ये आकांक्षा रखते हैं। अज्ञे जी की एक कविता हम यहाँ पर देखेंगे, आओ हम उस अतीत को भूलें और आज की अपनी रग रग के अंतर को छू ले इसी क्षण, क्योंकि कल के वे नहीं रहे, क्योंकि कल के हम भी नहीं रहेंगे। तो नई कविताओं में हम देखते हैं कि जो अपने निजी जीवन के और एक एक क्षण को भोग लेने की प्रवृत्ति इनमें दिखाई पड़ती है। अगली मुख्य प्रवृत्ति है वो है भोगवाद एवं वासना की प्रवृत्ति। नई कविता में और प्रयोगवादी कविता में भोग और वासना की जो स्वर है वो विद्यमान है। इन कविताओं में हमें कहीं न कहीं दूषित मनोवृत्तियों का भी चित्रण अपने चरम पर दिखाई पड़ती है। अज्ञे जी ने सावन मेघ नामक कविता में प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात इस तरह से कही है, वासना के पंख से फैली हुई थी, वासना के पंख से फैली हुई थी धारित्री सत्य सी निर्लज नंगी और समर्पित। उनकी एक कविता है जो वासना से अभिभूत एक कविता है, उस पर हम ध्यान देते हैं। आह मेरा श्वास है उत्तप्त, धमनियों में उमड़ आई है लहू की धार, प्यार है अभिशप्त, तुम कहाँ हो नारी, तुम कहाँ हो नारी। इन कवियों ने कहीं कहीं तो अश्लीलता की जो इतनी अश्लील टिप्पणी की है अपनी कविता के माध्यम से कि हम उनको कभी कभी कविता माने या ना माने, इस तरह की शंका भी हमारे मन में उत्पन्न हो जाता है। शकुंतला माथुर जी की यहाँ पर काव्य पंक्तियाँ मैं पढ़ना चाहूँगा। बढ़ रही है परिधि मेरे स्तनों की, हसरतें जवान हैं, आज कह दो इन उंगलियों से, पेश आए मुनासिब बेरहमी से, पेश आए मुनासिब बेरहमी से। अगली इनकी महत्वपूर्ण विशेषता है वो है यथार्थवादिता। इसके पहले हमने जो प्रगतिवादी जो कविता पढ़े थे उनमें भी यथार्थवादी दृष्टिकोण हमने देखा था। फिर भी जो प्रयोगवादी और नई कविता है उनमें हमें जीवन के वास्तविक रूप को प्रकट करने की एक नए रूप में यथार्थवादिता दिखाई देती है। इनकी विषय वस्तु, प्रतीक, उपमान, भाषा, ये सारे यथार्थ पर आधारित हैं। ये सीधे सरल शब्दों में सहज अभिव्यक्ति करते हुए
अपने यथार्थवादी दृष्टिकोण को कविता में जगह देते हैं। शरद देवड़ा जी की एक कविता यहाँ पर प्रस्तुत है। बंद कमरे की गरमाई फिजा में गठरी सा गुड़मुड़ में दुबका रजाई में सुन रहा, खिड़की की सकरी दरारों से आती नल पर झगड़ती औरतों की चक चक। अगली महत्वपूर्ण विशेषता है वो है इस काल की आधुनिक बोध आधुनिक युग बोध की प्रवृत्ति। मित्रों, यो तो जो युग बोध की प्रवृत्ति होती है हर काल के हर रचनाकार में, वो अपने काल अपनी सामयिक पृष्ठभूमि से वो अछूता नहीं रह पाता और उनमें कहीं न कहीं युग बोध की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। तो प्रयोगवादी कवि हैं और जो नई कविता कवि हैं उनमें भी आधुनिक मानव के जीवन में जो विद्यमान यातना है, घुटन है, संतरास है, कुंठा, निराशा, ये सब को अपने काव्य का ये विषय बनाते हैं। तो यहीं पर हम देखते हैं कि ये अपनी कविता में कहीं न कहीं जो लघु मानव हैं उनकी प्रतिष्ठा करते हुए नज़र आते हैं। इन कवियों की ये विचारधारा रही है कि हम जो व्यक्ति है उसके यथार्थ को अपनी कविता में इस जगह दें, जिसे हम भोगते हैं, अनुभव करते हैं, जो हम आत्मसात करते हैं, वही कविता में प्रकट होनी चाहिए। अज्ञे जी सटीक शब्दों में कहते हैं, दुख सबको मांझता है और चाहे सबको मुक्ति देना, वह न जाने किंतु जिनको मांझता है उन्हें यह सीख देता है कि सब मुक्त रखें, सबको मुक्त रखें। तो आधुनिक बोध के अंतर्गत जो लघु मानव की प्रतिष्ठा की मैं जो बात कर रहा था, ये नई कविता में विशेष तौर से प्रकट हुई थी। और लघु मानव से तात्पर्य क्या है? वह सामान्य मनुष्य जो अपनी सारी संवेदना, भूख प्यास, मानसिक आँच को लिए दिए उपेक्षित है, उनको अपनी पंक्तियों में स्थान देना। हम इसके पहले समाज को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते थे, इन्होंने व्यक्ति, लघु मानव, उसको प्रतिष्ठित करना, इनका प्रतिष्ठित करने का काम इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से किया। भारत भूषण अग्रवाल जी की पंक्तियां हैं, उठो सोच क्या गई ज्योति का, तुम आस्था का दीप जलाओ, अंधकार की हदें खींच दो, लौ का यह छोटा सा घेरा, नई किरण का बने पावड़ा, नई किरण का बने पावड़ा। तो अगली महत्वपूर्ण विशेषता है इस काल की, वो है प्रणयानुभूति। प्रणयानुभूति से तात्पर्य प्रयोगवादी जो कवि है, ये अपने प्रेम की अनुभूति को, प्रणय की अनुभूति को यथार्थ रूप में लिखते हैं। प्रेम को वे यौन आकर्षण से ही मानते हैं, जो शरीर के स्तर पर जन्म लेता है। ये किसी भावनात्मक प्रेम की बात नहीं करते, ये शारीरिक प्रेम की बात करते हैं। इनका प्रेम का मूलाधार शरीर ही है। इसीलिए जो प्रयोगवादी और नई कविता के कवि हैं, ये मांसल प्रणयानुभूति मतलब शारीरिक प्रेम की व्यक्ति अपने काव्य में करते हैं, और ऐसा अपने भाव प्रकट करते हुए इन्हें संकोच भी नहीं होता है। अज्ञे जी की काव्य पंक्तियाँ देखिए, क्या है प्रेम, घनी भूत इच्छाओं की ज्वाला है, क्या है विरह, प्रेम की बुझती राख भरा प्याला है। तो अगली महत्वपूर्ण विशेषता हम देखते हैं, वो है लोक संपृक्ति।
नया जो कवि है प्रयोगवादी और नई कविता के, वे लोक से जुड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। इनकी कविताओं में लोक जीवन की अनुभूति है, सौंदर्य बोध है और लोक जीवन के ही से ही जुड़े हुए प्रकृति, बिंब, प्रतीक, ये सब शब्द उपमान भी ये लोक जीवन से उठाते हैं। हम यहाँ पर गिरजा कुमार माथुर जी की काव्य पंक्ति मैं पढ़ना चाहूँगा। बीच पेड़ों की कटन में है पड़े दो चार छप्पर, हाड़ियाँ मचिया कठौते, लठ गूदड़ बैल बक्खर, राख गोबर चरी आंगन, लेजा रस्सी हल कुल्हाड़ी। कहीं कहीं लोक गीतों की धुनों पर तो ये नई कविता की रचना कर देते हैं। एक काव्य पंक्तियाँ देखिए। कांगड़े की छोरियाँ कुछ भोरियाँ सब गोरियाँ, लाला जी जेबर बनवा दो, खाली करो तिजोरियाँ, खाली करो तिजोरियाँ। तो इसके अतिरिक्त प्रयोगवादी कविताओं में हमें अनास्था का भाव दिखाई पड़ता है और श्रृंगार का उन्मुक्त चित्रण दिखाई देता है और कुंठा और निराशा, ये सब मैं इनकी व्यक्तिगत विचारधारा और यथार्थवादी दृष्टिकोण में बताया हूँ। साथ ही इनकी कविताओं में हमें पूर्णतः नग्नता और भदेश रूप भी दिखाई पड़ते हैं। जहाँ तक आखिरी में हम देखते हैं प्रयोगवादी और नई कविता में जो शिल्प विधान है उसके बारे में। नई कविता जो है परंपरागत काव्य से शिल्प की दृष्टि से बिल्कुल अलग हैं। इन्होंने उपमान के क्षेत्र में, प्रतीकों के क्षेत्र में, बिंबों के क्षेत्र में बिल्कुल नए प्रयोग करते हुए नज़र आते हैं। ये पुराने प्रतीकों के जादू को ख़त्म हो चुका मानते हैं। अज्ञे जी अपनी कलगी बाजरे की कविता में घोषणा करते हुए नजर आते हैं कि देवता अब इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, कभी वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। और इसी कारण से जो नए कवि हैं वे ऐसे उपमान अपनी कविताओं में प्रयोग करते हैं जो बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल नवीन हैं। मैं कुछ उदाहरण यहाँ पर पढ़ना चाहूँगा। इंजन के हेडलाइट सा शोरगुल के बीच सूरज निकल गया। इसी तरह गार्ड की रोशनी सा पीछे गुमसुम सा शुक्र तारा जा रहा है। देखिए एक प्रेम के क्षेत्र में नया उपमान। प्यार का बल्ब फ्यूज़ हो गया, तुम्हारा छल छलाता प्रखर निर्मल प्यार छिछली नदी सा, उड़ता रहे चिड़िया सरीखा यह तुम्हारा श्वेत अंचला। इसी प्रकार देखिए सपने के टूट जाने को, कितने आराम से सपने टूट जाते हैं उसको अज्ञे जी ने बहुत ही खूबसूरती से कहा है। मेरे संजोए हुए सपने वे क्षण में वैसे ही टूट गए जैसे भूंजे हुए पापड़। तो नई कविता तो मुक्त छंद में लिखी जाती है। इन कविताओं में हमें गद्यात्मक रूप दिखाई देते हैं, यानी लय का अभाव दिखता है, यद्यपि आंतरिक लय तो कविता में होती ही है। अज्ञे जी की कविता देखिए। उड़ गई चिड़िया कॉपी फिर थिर हो गई पत्ती। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो प्रयोगवादी कविता है और नई कविता है वो हिंदी काव्य के विकास का एक महत्वपूर्ण सोपान है। तो अत्यधिक बौद्धिकता, छंदहीनता, अश्लीलता, मुक्त यौन चित्रण, ये कविता में इसके दोष के रूप में आलोचकों ने बताया है। लेकिन कुल मिलाकर के हम देखें तो हिंदी काव्य के विकास में
जो प्रयोगवादी कविता है और उनके कवि हैं, उनके योगदान को कम नहीं आंका जा सकता। तो यहाँ पर मैं प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के अंतर को स्पष्ट कर देना चाहूँगा। जो प्रगतिवादी जो कवि हैं वो शोषित निम्न वर्ग को अपने केंद्र बिंदु बनाया। तो प्रयोगवादी कवि जो है भोगे हुए यथार्थ को और जो स्वयं के सुख दुख हुए, स्वयं के यथार्थ को अपना केंद्र बिंदु है। यद्यपि यथार्थ की चित्रण दोनों प्रगतिवादी और प्रयोगवादी कवियों ने किया है, लेकिन यथार्थ के चित्रण में इनका अंतर है। प्रगतिवादी कवि जो है विचारधारा को महत्व देते हैं, जैसे मैंने बताया था ये मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे, जबकि प्रयोगवादी कवि अनुभव जन्य जो बातें हैं उनको महत्व देते हैं। प्रगतिवादी कविता में हम देखते हैं सामाजिक भावना या समाज की जो यथार्थ है उसकी प्रधानता है। प्रयोगवादी कविताओं में व्यक्तिगत भावना या व्यक्तिगत जो यथार्थ है उसकी प्रस्फुटन है। प्रगतिवादी जो कवि है वो विषय वस्तु को अधिक महत्व देते हैं, जबकि प्रयोगवादी जो कवि है वो कलात्मकता को और बौद्धिकता को अधिक महत्व देते हैं। तो इस काल प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख कवियों में हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन यज्ञ जी। इनकी काव्य कृतियों में हैं हरि घासपण, क्षरभर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष, रौंदे हुए, ये, अरी ओ करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सागर मुद्रा, ये असाध्य वीड़ा, चिंता तिलम इनकी चर्चित कविताएं रही हैं। और जो ये इन्होंने दिनमान, प्रतीक, नवभारत टाइम्स जैसे पत्रिकाओं का संपादन भी किया। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। दूसरे महत्वपूर्ण जो कवि हैं जो अज्ञे जी हैं, न केवल काव्य के क्षेत्र में बल्कि कहानी, उपन्यास के क्षेत्र में भी इनका लेखन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान रहा है। दूसरे महत्वपूर्ण कवि हैं वो हैं हमारे गजानन माधव मुक्तिबोध जी। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इनका जन्म 1917 ईस्वी और जो निधन है 1964 ईस्वी में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाओं में है चांद का मुँह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक धूल। और जो इनकी चर्चित रचनाएं रही हैं उनमें हैं अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, भूल गलती, दिमागी गुहा अंधकार। ये अपनी कविता में फैंटासी का प्रयोग करते हैं। फिर हैं महत्वपूर्ण कवियों में इस काल के वो हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गीत फरोश, कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल, चकित है दुख, टूटने का सुख, अंधेरी कविताएं, बुनी हुई रस्सी, त्रिकाल संध्या, परिवर्तन जी, अनाम तुम आते हो, कालजयी। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके पश्चात इस काल के प्रमुख कवियों में हैं गिरिजा कुमार माथुर जी। इनकी काव्य कृतियाँ हैं मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, भीतरी नदी की यात्रा, छाया मत छूना। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आप स्क्रीन पर जो मैं दिखा रहा हूँ उसे आप स्टॉप करके उसको और डिटेल में बाद में पढ़ सकते हैं। धर्मवीर भारती जी नई कविता और प्रयोगवाद के बहुत बड़े हस्ताक्षर रहे हैं। इनकी प्रमुख रचना हैं अंधा युग, कनुप्रिया, ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष,
सपना अभी भी आद्यंत इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके पश्चात है प्रमुख कवियों में नरेश मेहता जी हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में है वन पाखी सुनो, बोलने दो चिड़ को, मेरा समर्पित एकांत, तुम मेरा मौन हो, देखना एक दिन, अरण्या, संशय की एक रात, महाप्रस्थान, प्रवाद पर्व, प्रार्थना पुरुष, शबरी आदि। और प्रमुख कवियों में हैं शमशेर बहादुर सिंह जी, जो मार्क्सवाद के समर्थक थे। इनके काव्य कृतियाँ हैं चुका भी नहीं हूँ मैं इतने पास अपने, काल तुमसे होड़ है मेरी, बात बोले भी हम नहीं उदिता। रघुवीर सहाय जी भी इस काल के प्रमुख कवि हैं, जिनकी प्रमुख रचनाएं हैं सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, लोग भूल गए हैं, हंसो हंसो जल्दी हंसो, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ। भारत भूषण अग्रवाल हैं जी हैं, इनकी रचनाएं देख सकते हैं, छवि के बंधन, जागते रहो, मुक्ति मार्ग, ओ अप्रस्तुत मन, कागज के फूल, एक उठा हुआ हाथ, उतना वह सूरज, अग्निलिक। अग्निलिक बहुत प्रसिद्ध रचना रही है इनकी। शकुंतला माथुर जी की रचनाएं हैं अभी कुछ और, इनका, चांदनी और चुनर, दोपहरी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का नाम मैं भूल गया था। ये बहुत बड़े हस्ताक्षर रहे। इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सुनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग। कुंवर नारायण जी की प्रमुख रचनाएं हैं आत्मजयी, चक्रव्यूह, परिवेश हम तुम, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं। जगदीश गुप्त जी, जो कि नई कविता के बहुत बड़े हस्ताक्षर रहे हैं, उनकी कविताएं हैं नाव के पाँव, शब्द, दंश, हिमविद्ध, युग्म, गोपा गौतम, बोधि वृक्ष, शंबुक आदि। तो इस तरह से इनके आज हमने देखा जो प्रयोगवादी रचना और उनकी विशेषताएं, साथ ही जो नई कविता है उनके प्रमुख कवि और उनकी विशेषताओं के बारे में। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जो नई कविता और प्रयोगवादी कविता में कोई सीमा रेखा नहीं खींची जा सकती है, तो हमने संयुक्त रूप से प्रयोगवाद और नई कविता दोनों की विशेषताओं को हमने यहाँ पर देखा है। तो एक मैं बता दूं कि 1956 में एक नकेनवाद, जिसको प्रपद्यवाद भी कहते हैं, एक नए वाद के रूप में शुरुआत हुई, जो अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक से प्रेरित होकर, नकेन से तात्पर्य है नलिन विलोचन शर्मा, के से केसरी कुमार और न से नरेश कुमार, इन तीनों ने मिल करके एक नकेनवाद की स्थापना की थी। इसे प्रपद्यवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ विशेष बातें थी जिसके बारे में तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।